दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे वायुमंडल के बारे में बात करने वाला हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम जान पाएंगे कि जो पृथ्वी के लेयर्स होते हैं, जो 5 परतें हैं, उन परतों के बारे में बहुत ही स्टडी से हम जान पाएंगे और जो जो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस बनते हैं वो सब हम यहाँ पे टैकल करने का कोशिश करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आप लोग किसी भी बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर लगाना, आप लोग देखना काफ़ी कंफर्टेबल फील करोगे। साथ ही हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बारे में जान पाएंगे इस वीडियोस में कि मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ पर होती है, वायुयान कहाँ उड़ते हैं, ओजोन परत क्या है, कहाँ पर पाई जाती है, आयन मंडल क्या होता है, और जो उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, जो सैटेलाइट होते हैं उसको वायुमंडल के कौन से परत में इंस्टॉल किया जाता है, कहाँ पे इसको छोड़ा जाता है। दोस्तों अगर आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से आप लोग पीडीएफ से अच्छे से नोट्स भी बना सकते हो। तो वायुमंडल किसको बोलते हैं, एटमॉस्फेयर होता क्या है। तो पृथ्वी के चारों ओर ये जो आवरण होता है, यहाँ पर जो वायु और गैस उपलब्ध है, इन्हीं सबको कंसोलिडेटेड रूप से, सम्मिलित रूप से बोलते हैं वायुमंडल। इसको बोलते हैं वायुमंडल। ठीक है। और जो वायुमंडल है इसमें विभिन्न गैसें होती हैं, जिनमें से ये 4 प्रमुख हैं। इनको याद रख लेना है, नो AC, इस ट्रिक से इसको याद रख लेना है। नाइट्रोजन, O से ऑक्सीजन, A से आर्गन और C से कार्बन डाइऑक्साइड। ये 4 मुख्य गैसें हैं जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। इन सब का परसेंटेज भी याद रखना है। जैसे नाइट्रोजन सर्वाधिक पाया जाता है, ये है 78.08%। ऑक्सीजन जो है ये है 20.93%। और जो आर्गन ये एक इनर्ट गैस होता है, अक्रिय गैस होता है, ये है 0.93%। ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि बहुत ही भारी और गर्म गैस है, ये पाया जाता है 0.03%, 0.03% ऑनली। ठीक है। अब देखो ये काफ़ी मतलब भारी भी होता है, गर्म भी होता है। तो पृथ्वी का सबसे जो नीचे का लेयर होगा, जिसको क्षोभ मंडल कहते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर ये पाया जाएगा। मतलब जो CO2 है ना, ये कहाँ पे रहता है, ये पृथ्वी के नीचे रहता है, सबसे निचले परत में रहता है। जो वायुमंडल की परतें होती हैं 5, उनमें सबसे नीचे ये पाया जाएगा। और ये क्या करता है, अपने अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी को, जो ऊष्मा होती है सूर्य की, उसको अवशोषित कर लेता है। इसलिए जो पृथ्वी के आसपास जो गर्मी होता है उसका रीजन होता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। और गर्म होने के नाते ये गैस क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ावा देता है। जो हमारे ग्लेशियर हैं पोल्स के ऊपर, ध्रुवों के ऊपर, उसको ये पिघलाता है। नाइट्रोजन के बारे में थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। जो दलहनी पौधे होते हैं, जो पल्स वाले, जो दाल वाले पौधे होते हैं, उनके जड़ों में गांठें पाई जाती है। क्या होता है, उनके जड़ों में गांठें पाई जाती है। मान के चलो ये पौधे यहाँ हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं ना, इसमें गांठें होती हैं। और ये गांठें क्या करती हैं, जो नाइट्रोजन वायुमंडल में उपस्थित है, इसको नाइट्रेट के रूप में, इसको किस चीज़ के रूप में, नाइट्रेट के रूप में मिट्टी में इंस्टॉल कर देती है। जो सोइल होती है, जो मृदा होती है, उसमें इंस्टॉल कर देती है। ठीक है। तो इससे नाइट्रोजन की मात्रा भी बनी रहती है। जो फसल चक्र होता है, इसमें भी ये बहुत उपयोगी होता है दलहनी पौधे लगाना, क्योंकि दलहनी पौधे लगाने से क्या होता है, मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है। अब बात करें तो 5 ये कौन कौन से पढ़ते हैं, तो ये है, हिंदी में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन और बहिर्मंडल, ये 5 मंडल होते हैं, 5 लेयर्स होते हैं पृथ्वी के। मतलब जो वायु है, इसके घनत्व के आधार पे, ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, उन आधार पे इनको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है। इनको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक बार आप लोग इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए। जो क्षोभ मंडल होता है, सबसे पहली परत, ये रहा अर्थ, ये पहला वाला है, ये है ट्रोपोस्फेयर, मतलब क्षोभ मंडल। ये जो है बीच वाला, समताप मंडल, मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। और जो मध्य मंडल है, ये बीचों बीच होता है, मध्य मंडल मीजोस्फेयर होता है। फिर चौथे नंबर पे आता है आयन मंडल, जिसको बोलते हैं थर्मोस्फेयर। और सबसे बाहर जो बाहरी पार्ट है, इसको बोलते हैं एक्सोस्फेयर। ठीक है ना, एक्सोस्फेयर या बाह्यमंडल। तो जो लोग इंग्लिश में इंटरेस्टेड है, इंग्लिश में भी इसको याद रख लेना है, क्योंकि हिंदी में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इंग्लिश में भी इसको आप याद रख सकते हो। अब चलिए बात करते हैं पहले मंडल की, जो पहला परत है क्षोभ मंडल की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में देखने को मिल सकते हैं। तो ये पहला फैक्ट इसके बारे में, ये फर्स्ट मंडल होता है, पृथ्वी का पहला लेयर है ये, और सबसे नज़दीक का भी है फर्स्ट होने के नाते। अब देखो इसकी जो हाइट होती है ना, ये अलग अलग होती है। जैसे कि जो पोल से हमारे ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर कम होता है। और जो भूमध्य रेखा है, जिसको विषुवत रेखा बोलते हैं,
मतलब यहाँ पे कम है दोनों पोल्स पे, और जो भूमध्य रेखा है बीच वाली 0 डिग्री, यहाँ पर इसकी ऊंचाई अधिक होती है। ध्रुवों पर होती है 8 किलोमीटर, और जो विषुवत रेखा है यहाँ पर होती है 18 किलोमीटर। अगर हम बात करें एवरेज की, तो इसका एवरेज है, औसत है 12 से 16 किलोमीटर। अब देखो इस मंडल में ना भारी गैसें पाई जाती है, जो हैवी होगी, भार अधिक होने के कारण ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक पाई जाएंगी। तो जो क्षोभ मंडल होता है इसमें भारी गैसें पाई जाती हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं कि मौसम संबंधी सभी घटनाएं किस मंडल में होती है। आंसर होगा इसी मंडल में, क्षोभ मंडल में। ठीक है, तो मौसम संबंधी क्या क्या हो सकती हैं? आंधी तूफान, वर्षा, है ना, बनना, बादल गरजना, बिजली चमकना, ये सारी घटनाएं कहाँ घटित होती हैं? क्षोभ मंडल में घटित होती है। एक और विशेषता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इसका जो इस मंडल का जो तापमान है ना, इसमें कमी आती है। मतलब जितना हम ऊंचे जाएंगे क्षोभ मंडल में ऊपर की तरफ, इसका क्या होगा, तापमान कम होता जाएगा। अब यहाँ पे कुछ लोगों को लगता है कि ऊपर तो सूर्य है, सूर्य की तरफ बढ़ने से गर्मी बढ़नी चाहिए, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा, कम क्यों हो रहा है? तो इसका आंसर ये है कि जो हैवी गैसें हैं ना पृथ्वी के पास, ये क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फेयर, जैसे कि CO2, हैवी गैसें यहाँ पर है। जो हैवी गैसें होती हैं वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा उष्मा, बहुत ज़्यादा हीट ऑब्जर्व कर लेती है, इसलिए यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य भारी गैसों की मात्रा कम होती जाएगी और गर्मी भी घटती जाएगी। तो ये जो गर्मी है ये 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। और किलोमीटर में बात करें तो पर किलोमीटर 6.4 डिग्री तापमान कम हो जाता है ऊपर की ओर बढ़ने पर। ठीक है, यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ऐसा होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये पृथ्वी के बहुत नज़दीक पाया जाता है हैवी होने के कारण, और ये अपने अंदर जो हीट है उसको ऑब्जर्व कर लेती है और वायुमंडल को, वातावरण को गर्म कर देती है। एक और विशेषता है क्षोभ मंडल की कि जो गर्मी के दिनों में इनकी हाइट है ये बढ़ जाती है, और जाड़े के दिनों में, विंटर सीजन में, कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गर्मी के दिनों में जो वायुमंडल है, जो वायु है, वो गर्म हो जाती है और गर्म चीज़ें ऊपर उठती है। तो वायुमंडल का जो वायु है क्षोभ मंडल का, ये गर्म होकर ऊपर उठती है। तो गर्मी के दिनों में इसकी जो हाइट है ना थोड़ी सी बढ़ जाती है। और सिंपल इसका उल्टा, मतलब सिमिलरली इसका उल्टा क्या होगा, सर्दी के दिनों में ये संपीड़ित होकर नीचे हो जाएंगे। अब देखो मौसम संबंधी घटनाएं होती है क्षोभ मंडल में, तो क्षोभ मंडल को कभी कभार संवहन मंडल भी कह दिया जाता है। दोनों एक ही है, ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल और संवहन मंडल। ये सब नाम पे कंफ्यूज मत होना, संवहन मंडल भी क्षोभ मंडल को ही कहते हैं, ऑलवेज रिमेंबर। तो दोस्तों ये डेटा रहा ट्रोपोस्फेयर का, क्षोभ मंडल का। एक बार आप लोग इस इमेज को देख लो, बहुत कुछ यहाँ पर समझ पाओगे। मैंने बताया मौसम संबंधी सभी घटनाएं यहीं पर होती हैं, है ना। उसके अलावा जो ज्वालामुखी फटते हैं, है ना, बिजली, बादल, एवरीथिंग यहीं पर होता है। ये वायुयान से कंफ्यूज मत होना। जो वायुयान है ना, ये देखा जाए तो टेक्निकली समताप मंडल में ये फ्लो होता है, या यूं कहें तो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बाउंड्री में ये फ्लाई करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो बाउंड्री है ना, ये बिल्कुल मतलब मौसम बाधा रहित होता है। सारी चीज़ें क्षोभमंडल में हो जाती है, और क्षोभमंडल के थोड़ा सा ऊपर, 1 किलोमीटर के ऊपर, वायुयान, हवाई जहाज़ उड़ते हैं, ताकि मौसम संबंधी घटनाएं इनमें बिल्कुल ना हो। ठीक है, और समटाइम्स ट्रोपोस्फियर में भी उड़ते हैं। आप यूँ यूँ कह सकते हो कि ये जो बाउंड्री होता है ना, बाउंड्री में उड़ते हैं। क्षोभमंडल और समताप मंडल के बाउंड्री में कौन उड़ता है? वायुयान। अब चलिए देखते हैं समताप मंडल को। क्षोभ मंडल को हमने बहुत अच्छे से देख लिया। क्षोभ मंडल से टिपिकल वही क्वेश्चंस 3-4 हैं, वही आते हैं कि मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होता है, बादल कहाँ गरजते हैं, पानी कहाँ गिरता है, तो सारी चीज़ें कहाँ पर? क्षोभ मंडल में होंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ से ना जो क्वेश्चन आते हैं, बस मैं वही बता रहा, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। अब देखो पहला क्या है, इसकी हाइट 50 किलोमीटर हो गई। ठीक है, उसके बाद मौसम संबंधी घटनाएं घटित नहीं होती हैं। यही क्वेश्चन को यहाँ पर भी पूछ लिया जाता है ऑप्शन में, समताप मंडल डाल के। ये गलत है, यहाँ पर नहीं होती। ठीक है, और मौसम बाधा रहित, है ना, जो मौसम बाधा जो कुछ भी है ये यहाँ पर घटित नहीं होती है। तो ये वायुयान उड़ने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। ठीक है ना, वायुयान उड़ाने के लिए सबसे जो बेस्ट मतलब जो लेवल है, जो लेयर है एटमॉस्फेयर का, वो है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के ऊपर अपन बात करने वाले हैं, वो है ओजोन लेयर, ओजोन परत। सबसे पहले ओजोन का जो फॉर्मूला होता है ये है O3। क्या होता है? O3। ठीक है, ये करती, अब देखिए ओजोन लेयर करती क्या है, तो ये करती है, ये जो आप ग्रीन पार्ट देख पा रहे होंगे, ये है ओजोन लेयर। ठीक है, और यहाँ ये अपना पोल है, ये आपको दिख रहा होगा, अंटार्कटिका।
ठीक है ना, ये अंटार्कटिका आपको दिख रहा होगा। ये हमारा ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पे होल है। बाकी जो ग्रीन और येलोइश पार्ट दिख रहा है वो है ओजोन लेयर। ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेस मतलब परावैंगनिक किरणें जो बहुत ही घातक होती है, स्किन कैंसर और बहुत सारे प्लांटों को नुकसान पहुंचाती है, इस तरह की बीमारियों से बचाती है। ये अल्ट्रा वायलेट रेज को अपने में अवशोषित कर लेती है और जो रिफाइंड जो सनरेज है, जो सूर्य का प्रकाश है, वो हम तक पहुंचाती है। ठीक है, यही सब बातें मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं, आप लोग नोट्स बनाना है इसका। अब देखो ये जो क्षय हो रहा है, ये जो नुकसान हो रही है इसके लेयर्स को, इसका रीज़न है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो परफ्यूम हम यूज़ करते हैं, इसके अलावा AC, रेफ्रिजरेटर और भी जो आधुनिक उपकरण होते हैं, उनसे उत्सर्जन होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, CFC का। और यही जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती है, होल कर देती है, और अल्ट्रा वायलेट रेज पृथ्वी तक आ जाती है और हमें अल्टीमेटली नुकसान पहुंचाती है। अब देखो ओजोन की जो मोटाई है ना, इसकी मोटाई मानते हैं डॉप्सन में। इसकी जो यूनिट है इसकी मोटाई मापने की, उसको बोलते हैं डॉप्सन। जो थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर है, दिस इज मेजर्ड इन डॉप्सन यूनिट। ठीक है। अब देखो दुनिया को ओजोन के बारे में सेंसिटाइज करने के लिए, जागरूक बनाने के लिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, ओजोन परत दिवस कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को, ये भी याद रख लेना। और जो मैंने बताया ना, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन जो लेयर है वो अवस्थित है, स्थित है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं मध्य मंडल के बारे में। जो मध्य मंडल है ये 50 से 80 किलोमीटर के बीच में है। और यहाँ पे ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको देखना। यहाँ का तापमान -100 डिग्री सेल्सियस से तक चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, माइनस में क्यों पहुँच जाता है यहाँ पर? क्योंकि ऊपर की ओर बढ़ते बढ़ते जो वायु का घनत्व है ये बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, तो वायु का घनत्व कम हो जाता है, और जो भारी गैस है वो तो नीचे रह गई क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में। तो यहाँ पे इसलिए टेम्परेचर बहुत कम एब्जॉर्ब हो पाता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मतलब जो डिफरेंस होता है वो यहीं पे कम टेम्परेचर के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। तो कम तापमान का रिकॉर्ड कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है? मध्य मंडल में। और एक और बात, जो उल्का पिंड होता है, उल्का पिंड संबंधी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं। उल्का पिंड के बारे में मैं बात कर चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियोस में, आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा कि जो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं, जो पत्थर के टुकड़े होते हैं, वो जब पृथ्वी की ओर आकर्षित हो जाते हैं और पृथ्वी के वातावरण में आते हैं तो जल जाते हैं। इसको टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। देखो टेक्निकली ये टूटता हुआ तारा नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं जो तारा है ना, ये क्या होता है, जो स्टार्स होते हैं वो गैस होता है, गैस कभी टूट नहीं सकता। तो ये होते हैं क्षुद्र ग्रह जैसे, जो मतलब जो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो पाए जाते हैं, उनके टुकड़े होते हैं। ये जब नीचे की तरफ आते हैं तो वायु से घर्षण के कारण जल उठते हैं, और इसको हम बोलते हैं टूटता हुआ तारा। यहाँ पे लोग पृथ्वीवासी मन्नतें भी मांगने लगते हैं। तो ये एस्टेरॉइड्स होते हैं। अब ये जलते कहाँ पर है? वायुमंडल में तो 5 परत हैं, तो ये मध्य मंडल में जल जाते हैं। हमेशा याद रखना, कहाँ पर जलते हैं? मध्य मंडल में आकर जल जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आयन मंडल के बारे में। देखो आयन मंडल से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ का जो जो लेयर्स है ना, यहाँ पे आयन जैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह यहाँ पे पाए जाते हैं। आपने पढ़ा होगा ना, धन आवेश, ऋण आवेश, तो आयनिक गुण यहाँ पर होते हैं। ठीक है, और जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी का जो भी मतलब यहाँ पे रेडियो तरंगे या इलेक्ट्रॉनिक तरंगे छोड़ी जाती हैं, वो कहाँ से? आयन मंडल से टकरा कर वापस आ जाती हैं पृथ्वी पर। और यहाँ पे रिसीवर वगैरह जैसे कि रेडियो वगैरह में आप लोग FM वगैरह सुन पाते होंगे। ठीक है, तो आयन मंडल जो है क्या करती है? इलेक्ट्रॉनिक तरंगों को, खासकर रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देती है, जिससे कि पृथ्वी पर संचार संभव हो पाता है। दोस्तों जो संचार उपग्रह है, दिस इज़ द मैटर ऑफ एक्जियोस्फीयर, वो बहिर्मंडल का पार्ट है। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूँ रेडियो तरंगे की, इलेक्ट्रॉनिक तरंगों की। तो जो इलेक्ट्रॉनिक तरंगे होती है, मैं फिर से बता रहा, पृथ्वी से जाती हैं और आयनमंडल से टकराकर वापस पृथ्वी पर आ जाती है। इसकी जो ऊंचाई है ये 680 से लेकर 640 किलोमीटर तक है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, मध्यमंडल के आगे 80 से 640 किलोमीटर तक क्या है? आयनमंडल है। अब एक्जियोस्फीयर की बात कर लेते हैं, बाह्यमंडल का। तो देखो ये 640 किलोमीटर के बाद मतलब ऊपर का जो कुछ भी है वो सब कह देते हैं उसको हम एक्जियोस्फीयर, बाह्यमंडल या बाहरी मंडल, बहिर्मंडल ऐसे बोल देते हैं इसको। ठीक है, इसका जो अपर लिमिट है, दिस इज़ नॉट डिसाइडेड येट, ऊपरी सीमा अभी तक इसकी तय नहीं हुई है। और जैसे कि क्षोभ मंडल में सबसे भारी गैसें पाई जाती थी, वैसे ही ऑन द कॉन्ट्रेरी सबसे हल्की गैसें कहाँ पाई जाएंगी? बहिर्मंडल में। ठीक है, और जो उपग्रह होते हैं ना,
ये कहाँ छोड़े जाते हैं? इधर ही छोड़े जाते हैं, बहिर्मंडल में ही छोड़े जाते हैं। और ये जो सैटेलाइट्स होते हैं ये मेन क्या होता है? टेलीकम्युनिकेशन के लिए होता है, संचार उपग्रह होता है ये। ठीक है, उपग्रह भी दो प्रकार के होते हैं, आगे की क्लासेज में आप जान पाओगे। एक होता है भू स्थैतिक कक्षा वाले ग्रह। ठीक है, ये जो है ना भू स्थैतिक वाले, भू स्थैतिक स्थैतिक होता है, स्थैतिक ऐसे लिखते हैं, भू भू स्थैतिक। ठीक है, तो देखो क्या होता है, इसको ना 36,000 किलोमीटर के हाइट पे इस्टेब्लिश किया जाता है, स्थापित किया जाता है। और एक होता है ध्रुवीय। देखो भू स्थैतिक का मतलब होता है ये विषुवत रेखा के ऊपर, यहाँ पे मतलब जो ऑर्बिट होता है विषुवत रेखा के आसपास इसको इंस्टॉल किया जाता है। और जो ध्रुवीय होते हैं ना, ध्रुवीय, जो ध्रुवीय वाले होते हैं ये होते हैं जो पृथ्वी के पोलर, जो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, इसके आसपास इसको इस्टेब्लिश किए जाते हैं। तो इसकी अलग अलग चीज़ें हैं। और ध्रुवीय ग्रह को कहाँ पे 700 से लेके 1100 किलोमीटर के बीच में इस्टेब्लिश किया जाता है, इसको भी याद रख लेना आप इस इमेज से भी थोड़ा सा समझ सकते हो। ठीक है, ये जो है ये ध्रुवीय वाला है, ये जो ध्रुव के ऊपर से गुजर रहा है। तो जो ध्रुवीय सैटेलाइट्स होते हैं उसकी पोजीशन रोटेशन का ऐसा रहता है, और जो भूस्थैतिक वाले होते हैं ये इस दिशा में ऐसे चक्कर लगाते हैं। तो जाते जाते दोस्तों एक बार आप लोग इसको फिर से देख लो। देखो कभी कभी ना इसके जो क्रम है, क्रम से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जो पृथ्वी का वायुमंडल का जो परतें हैं किस क्रम में है। तो याद रख लेना, ये जो क्रम है आपके सामने, इसको याद रखने का तरीका है, जो मध्यमंडल है ना इसको पैरामीटर मानो। मध्यमंडल के ऊपर दो हैं, नीचे दो हैं, ठीक है ना। तो नीचे अगर पृथ्वी से बात करें तो इस दिशा में चलता है, ठीक है, और ऐसे बात करें तो ऐसे चल रहा है अभी, ठीक है। तो नीचे से दो कौन सा है? क्षोभ और समताप। और बाहर कौन सा है? बहिर्मंडल, तो बाहर ही होगा आयन और बहिर्मंडल। बीच में कौन सा है? मध्यमंडल। तो मध्यमंडल के पहले क्षोभ समताप और मध्यमंडल के बाद में आयन और बहिर्मंडल। ऐसे इसको याद रखने की कोशिश करना आप लोग। तो दोस्तों आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत कुछ यहाँ पर जानने सीखने को मिला होगा। इसी तरह से आप लोग वीडियोस देखते रहें और इसके ना ऑब्जेक्टिव्स ज़रूर लगाना। जो मंडल हैं, जो क्वेश्चंस हैं वायुमंडल के, इसके देखना काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर बन जाएंगी। ठीक है, जय हिंद क्लास।